स्टार्ट करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, हम लोग बात कर रहे थे फ्री कंसेंट की, ठीक है, सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं। और हम लोगों ने इसमें दो एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं, नंबर 1 कोर्जन और नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस। और दोनों को डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोगों ने इन दोनों का एक कंपैरिजन भी स्टडी कर लिया था। और ये बात मैंने पहले ही बता दी हुई है कि अगले जो दो और एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनकी वजह से जब भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी की कॉन्सेंट डैमेज होगी तो रिजल्ट्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। लो जी, फिर हम इसका अगला एलिमेंट आज पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज फ्रॉड। अच्छा, फ्रॉड क्या है? अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो शायद गलत बयानी, फैक्ट्स को, हकीकत को तोड़ना मरोड़ना, ठीक है, ऐसा ही है। या फिर किसी फैक्ट्स को छुपा लेना, आसान लफ्जों में कहूं। अभी मैं टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं आता कि फ्रॉड की डेफिनेशन लॉ कैसे स्पेसिफाई करता है। मैं कहता हूं मेरी नजर में दो सिनेरियोज हैं, या तो फैक्ट्स को तोड़ो मरोड़ो, मिस रिप्रेजेंटेशन करो फैक्ट्स की, या फिर फैक्ट्स को छुपा लो, ओमिशन ऑफ फैक्ट्स। अगर ये दोनों काम, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी फैक्ट्स को तोड़ना मरोड़ना या गलत कर देना, मिसलीडिंग फैक्ट्स क्रिएट कर देना, या फैक्ट्स को छुपा लेना, अगर तो ये इंटेंशनल है, दानिस्ता तौर पे है कि हम किसी को, दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, इंटेंशन टू डिसीव है हमारी, तो फिर ये फ्रॉड है। और अगर इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, नॉट एन इंटेंशन टू डिसीव, तो लॉ की नजर में ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। दानिस्ता हुई तो फ्रॉड, गैर दानिस्ता हुई तो मिसरिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सिर्फ इंटेंशन का फर्क है। इंटेंशन टू डिसीव है तो फ्रॉड है, नॉट एन इंटेंशन टू डिसीव तो मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि इंटेंशन और अनइंटेंशनल कैसे आइडेंटिफाई हो। सपोज मैं कहता हूं कि बेटे देखो, सपोज एक व्हीकल है, आई वॉन्ट टू सेल माई व्हीकल। सपोज मैं जानता हूं कि मेरी व्हीकल जो है वो एक्सीडेंटल है। सपोज मैं एक सिनेरियो बना रहा हूं, मेरी व्हीकल एक्सीडेंटल है और मैं वो सेल आउट करना चाहता हूं, और इतनी एक्सीडेंटल है कि मैंने उसके इंजन को ओवरहॉल करवाया हुआ है, मैंने उसके इंजन को दोबारा से उसका मेकअप करवाया हुआ है, ठीक है। अब आपको भी इल्म है, चलो या और आसान कर लेता हूं एग्जांपल। बॉडी, जो कार की बॉडी है वो पेंटेड है सपोज। अब पेंटेड वैल्यू, अगर आपको थोड़ा सा इस सेकेंड हैंड मार्केट का इल्म हो तो इससे वैल्यू डाउन हो जाती है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल सामने वाले कस्टमर को, सपोज आप मुझसे गाड़ी खरीदने आए हो, मैं आपको डिसीव करने के लिए दानिस्ता तौर पे आपको कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, कभी कार बहुत जेन्युइन कंडीशन में है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, हर स्पेयर पार्ट्स बेहतरीन हालत में है, ओरिजिनल हालत में है, मैं इसको इतने की सेल करना चाहता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कह रहा हूँ, या फिर मैं यूं भी तो कह सकता हूँ मैं कुछ फैक्ट्स छुपा रहा हूँ, मैं ओमिशन कर रहा हूँ कुछ फैक्ट्स की इंटेंशनली, ताकि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाऊं, मैं आपको धोखा दे सकूं। यही मेरी इंटेंशन है। सो इसका मतलब है मेरी इंटेंशन टू डिसीव है यहां पे, और ये ओमिशन ऑफ फैक्ट्स है, तो ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। मैंने आपकी कॉन्सेंट को क्या कर दिया? डैमेज। और अगर मैंने आपकी कॉन्सेंट डैमेज कर दी फ्रॉड की वजह से, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो गया? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ग्रीव पार्टी। बात समझ आई? लेकिन अगर मैं कहूं गैर दानिस्ता कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसी को अज्यूम करें। सपोज मैं व्हीकल यहां पे बंद करके चला गया हुआ था, मेरी फैमिली यूज करती थी, और मैं कहीं से, मैं फॉरेन कंट्री में चला गया, को 3-4 साल बाद आया हूं, मैं नहीं जानता कि ये मेरी कार जो है वो एक्सीडेंटल कार है, और इसके ऊपर बहुत अच्छा इंजन पे रिपेयर वर्क हो चुका है, इसकी वो हालत नहीं है जो जेन्युइनली हो, लेकिन आई वॉन्ट टू सेल दैट कार। अब मुझे खुद भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैं सामने वाले को क्या कह रहा हूँ, इस बायर को क्या कह रहा हूँ, सर कार बहुत जेन्युइन है, 100ली चली है, और इस कार के ऊपर कभी डैमेज नहीं, एक्सीडेंटल नहीं है। अब मैं मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहा हूँ, हकाइक को गलत बयान कर रहा हूँ, मिसलीडिंग फैक्ट्स दे रहा हूँ। लेकिन इस केस में
मैं भी बेवकूफ हूं, मुझे भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। सो है तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, और मैं अगले बंदे को डिसीव ही कर रहा हूं, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है। सो अगर ऐसी बात हो कि मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स तो है बट मेरी इंटेंशन नहीं थी डिसीव, धोखा देने की, तो मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन का फर्क है। मैंने 2 एग्जांपल देके समझाया कि कैसे मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकती है और कैसे फ्रॉड हो सकता है। बात समझ आई? अब एक छोटी सी बात, फ्रॉड इंटेंशन है, इसका मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है। मैंने इससे पहले भी कहा था, कोर्जन और फ्रॉड ये 2 ऐसे ऑफेंसेस हैं, फ्रॉड और एक और हम पढ़ चुके हैं कोर्जन, ये 2 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। बात समझ आई? लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये खैर दानिस्ता था, ठीक है। मेरे पास भी एक्चुअल ट्रू इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, जो मैंने यूं कह लूं कि मैंने बगैर तस्दीक के अनवारंटेड इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर दी, जो कि हमारे पाकिस्तानियों का आम मशगला है, ठीक है, बगैर तस्दीक के आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन करना। सो मैंने वो काम किया, तो इस पर सजा नहीं होनी चाहिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। ये सिविल ऑफेंस हो सकता है बट क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। बात समझ आई? हाँ, रिजल्ट सेम है दोनों के, क्योंकि फ्रॉड हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो, आउटकम क्या आएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्री पार्टी के ऑप्शन पे। तो रिजल्ट सेम है लेकिन मार नहीं पड़ेगी, डैमेजेस नहीं पड़ेंगे, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दोनों में फर्क समझ आया थोड़ा सा। अब आते हैं फ्रॉड के ऊपर और आके अब टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं कि लॉ फ्रॉड को कैसे एक्सप्रेस करता है सेक्शन 17 के अंदर, ठीक है। ले जी, लॉ कहता है फ्रॉड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो मैं एक चीज समझा दूं, ये जिस तरह ये वर्ड इस्तेमाल होता है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इंक्लूड। इसे हम अक्सर कहते होते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम इसे एक इंक्लूसिव डेफिनेशन कहते हैं, यानी जिसमें ऐसी डेफिनेशन जिसका एम्बेड, जिसका दायरा कार, जिसकी वसत डेफिनेशन को डिफाइन करेगी कि फ्रॉड का मतलब क्या, क्या मतलब मेरा मतलब है फ्रॉड। मतलब अब इस वक्त लॉ की नजर में क्लॉज ए, सी, डी, इनमें से कोई भी आ जाए वो फ्रॉड है, एनी वन ऑफ इट, ठीक है। कोई एक भी इंप्लीमेंट होगी तो मैं फ्रॉड समझूंगा। ये इसे कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, जिसमें डेफिनेशन में टर्म खुद अपना दायराकार एक्सप्रेस करती है कि भाई उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। तो कहता है इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो खुद कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कर रही है या उसका एजेंट। एजेंट कौन हो सकता है? हो सकता है मैंने किसी शोरूम वाले पे कार रखवाई हो कि भाई तू बेच दे, और वो गलत बयानी कर रहा है, तो इनफैक्ट ही इज माई एजेंट, ही इज सेलिंग माई कार ऑन माई बिहाफ। सो मैं खुद भी बेईमानी कर सकता हूं, इंटेंशनली डिसीव कर सकता हूं, या मेरे बिहाफ पे कोई मेरा एजेंट भी धोखा दे सकता है विद द इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, धोखा देना है दूसरे को, और पर्पस क्या है? टू एंटर हिम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हम अक्सर चाहते हैं कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। अब धोखे कैसे कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, स्टेटिंग फैक्ट्स which are not true by a person who does not believe it to be true, यानी कि ऐसे फैक्ट्स एक्सप्रेस करना जो हकीकत नहीं है जबकि इंसान जानता है जो दे रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, यानी जानते हुए गलत फैक्ट्स बयान करना, ये फ्रॉड है। नंबर 2, ये बात समझ आ गई जी? ओके। अगर यहीं पे कहूं स्टेटिंग फैक्ट्स which are not true by a person who believe it's to be true, तो मतलब वो खुद जानता है कि सच है और वो सच बता रहा है हालांकि वो गलत बता रहा है, तो क्या होगा? फिर मिसरिप्रेजेंटेशन होगी, फिर फ्रॉड नहीं होगा, गैर दानिस्ता हो जाएगा। वो खुद जानता है सच है, जैसा मैं जानता था मेरी गाड़ी के बारे में कि कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, हालांकि मैं गलत था, मैंने इंफॉर्मेशंस को वेरीफाई नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड का सेकेंड पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। मैं फैक्ट छुपा लूं, दानिस्ता तौर पर मैं फैक्ट छुपा लूं बाय अ पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट। कौन छुपा रहा है? जिसको इस बात का इल्म है। मतलब मैं छुपा रहा हूं बात कि यार कार जो है वो पेंटेड है, मैंने ये बात छुपा ली है, पीछे से एक्सीडेंटल है, उसकी बैक साइड एक्सीडेंटल है, मैंने ये बात छुपा ली है कि अगर नहीं नजर आई तो बात गुजर जाएगी। ऐसा होता है, हमारे सेलर अक्सर बेईमान अनएथिकल हरकतें करते हैं। सो इनफैक्ट अगर आप एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हो फैक्ट्स की, तो समझ लो बाय अ पर्सन हु हैव अ नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट, अगर उस बात को जानता है तो ये भी फ्रॉड है। नंबर 3,
अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। दो पार्टीज जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो इनफैक्ट क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस। सपोज आई वांट टू सेल माय लैपटॉप टू यू, सो आई एम सेलिंग माय लैपटॉप, इट्स अ प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू सेल यू माय लैपटॉप, और बदले में आप क्या प्रॉमिस करते हो, दैट यू आर गोइंग टू गिव मी मनी। ठीक है, ऐसा ही है ना, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट। सो कहने को ये कंसिडरेशन है एक दूसरे के, लेकिन इनफैक्ट वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस टू ईच अदर। लेकिन अगर मैं कहूं हमारी में से एक की इंटेंशन ये है कि मैं तो आपको लैपटॉप सेल करना चाहता हूं लेकिन आप बदले में पैसे नहीं देना चाहते, आपकी इंटेंशन बस ठीक है गुड्स आने दो, पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन ये है तो इट मींस आपकी इंटेंशन फ्रॉड की है। लॉ की नजर में ये भी फ्रॉड है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना बिजनेस में, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, जो बिजनेस तो कर रहे होते हैं लेकिन इंटेंशन होती है पैसे नहीं देने उन्होंने, और कंपनीज के पैसे नहीं देते, वो लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने फ्रॉड कमिट किया। इज दैट क्लियर? अगर उनकी इंटेंशन थी, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ये इस पॉइंट का दायरा कार बहुत बड़ा है। इसके अलावा हर वो एक्ट जिसका मकसद दानिस्ता तौर पर धोखा देना था तो वो भी फ्रॉड है। अब यहां पे बहुत से एक्ट आ सकते हैं, इसका दायरा कार बहुत वसी हो गया। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। एनी सच एक्ट स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट बाय लॉ। इसके अलावा हर वो एक्ट जिसे लॉ ने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया हो, लॉ ने कहा हो ये करना फ्रॉड है तो फ्रॉड है, बात खत्म। इज दैट क्लियर? कोई भी एक्टिविटी जो लॉ ने स्पेसिफाई कर दी हो कि भाई ये करना फ्रॉड है तो बस फ्रॉड है, समझ लो। यहां तक बात समझ आई? तो ये है लॉ की इंक्लूसिव डेफिनेशन, जिसमें लॉ ने कहा ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है। तुमने इनमें से कोई भी हरकत की तो तुम फ्रॉड के जमरे में आ जाओगे। इंटेंशन क्या होनी चाहिए? टू डिसीव। और क्या करना चाह रहे हो? किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहे हो। इज दैट क्लियर? चलो जरा फिर एग्जाम्पल नंबर 18 से लेकर जरा 23 तक प्लीज पढ़िए एक एक करके। 18 से 23, फिर हम एक चार्ट को डिस्कस करते हैं। एटीन 19, पहले 3 कर लें। 18, 19, 20 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। तीनों फ्रॉड है, 18, 19, 20। जी, एक 19 वाला कंसीलमेंट है। ओके ठीक है। फर्नीचर वाला वो छुपा रहा है, जी, क्रैक छुपा रहा है, बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम और किसी को? 18, 19, 20 चलें फिर अगली पढ़ें। 21, 22, 23 अगली बातें पढ़ें। मैं क्या जरा पैचेस बना लेंगे ना, जरा फायदा हो जाएगा। 23 तक अब पढ़ें प्लीज, 3 और एग्जांपल्स। ऑनलाइन वालों के लिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो एग्जांपल्स में कभी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसमें जरा 22 जरा थोड़ी टेक्निकल है, जरा आराम से समझिएगा। एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी है। 21 में वो पहले ही सोच के रखे कि इनको धोखा देना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इंटेंशन थी कि धोखा देना है। अगर थोड़ा सा टेक्निकली 21 को समझाऊं तो एक छोटी सी चीज समझ लें। प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, ये सेलिंग डॉक्यूमेंट होता है। जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा, कॉलेज किसी, इस कॉलेज में तो नहीं, खैर प्रोफेशनल कॉलेजेस में प्रोस्पेक्टस नहीं नजर आता, लेकिन इससे पहले आप इंटरमीडिएट करके आए हो, आप कॉलेज गए होगे तो कॉलेज ने आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया होगा जिसके आखिर में एक फॉर्म लगा होता है, एडमिशन फॉर्म। प्रोस्पेक्टस इज एक्चुअली द सेलिंग डॉक्यूमेंट।
जिसमें कॉलेज आपको ये बता रहा होता है कि हमारे कॉलेज में आप अगर पढ़ने आएंगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लाइब्रेरी कैसी है, हमारे प्लेइंग ग्राउंड कैसे हैं, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, हम क्या आपको बना देंगे चीता, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस इज़ अ सेलिंग डॉक्यूमेंट। बिल्कुल इसी तरह कंपनी जब शेयर इशू करने लगती है तो इन्वेस्टर क्यों आप में इन्वेस्ट करे, तो कंपनी फिर बताती है, एक सेलिंग डॉक्यूमेंट बनाती है जिसका नाम है टेक्निकल डॉक्यूमेंट का प्रोस्पेक्टस। कंपनी लॉ में इंशाल्लाह कैफ 7 में जाके जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टस की गाइडलाइंस मौजूद हैं कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। समझाना ये चाह रहा हूँ कि कंपनी अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती है, फिर इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब एक और चीज़, कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग अ स्टेटमेंट दैट द कंपनी हैड पेड डिविडेंड। ये शो करा रहे हैं कि हमने 2001 से 2007 तक डिविडेंड, देखो डिविडेंड क्या है, इट्स अ रिटर्न टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो इंप्रेस हो जाएगा कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, मुझे हर साल डिविडेंड मिलेगा, इट्स माय रिटर्न, इट्स माय इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। एक तो कैपिटल गेन है कि बेचने से खरीदूं, बेचने से प्रॉफिट कमाऊंगा, शेयर खरीदूंगा, आज सस्ते खरीदूंगा, कल महंगे बेचूंगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन एक डिविडेंड भी तो इनकम है। अब आप दिखा रहे हो कि डिविडेंड, लेकिन पता लगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल, मतलब इन्वेस्टर को लग रहा है प्रॉफिटेबल है, जबकि कंपनी को तो लॉसेज हैं। और कंपनी क्या कर रही थी, पल्ले से डिविडेंड दे रही थी, जेब से डिविडेंड दे रही थी, ताकि क्या शो करे कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत डिविडेंड देते हैं। बात समझ आ रही है। सो इनफैक्ट इंटेंशन वाज टू डिसीव द इन्वेस्टर। कंपनी की इंटेंशन क्या थी, टू डिसीव द इन्वेस्टर। मैंने कहा थोड़े से टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल हुए, इसलिए आपको समझा दूं कि ये टेक्निकल वर्ड्स होते क्या हैं। बार बार कंपनी का जिक्र आता है, तो इंशाल्लाह चैप्टर कैफ 7 में जाके आप लोग ये बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे। जी 22 और 23 आगे समझिए। वो आप बासित को सेल किया हाउस में, पहले से मॉर्गेज पर था। एग्जैक्टली, आपने एक ऑब्लिगेशन के अंडर थे और आपने वो सेल आउट कर दिया, बिल्कुल सही बात है। इंटेंशन वाज टू डिसीव। जी प्लीज 23 पढ़िए एक दफा, फिर हम जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ आते हैं। इसमें भी उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, छुपाया है कि ये पाकिस्तान की है मगर ये बताया कि जापान की है। एग्जैक्टली, आइडेंटिटी रिसीव की है, प्रोडक्ट की फ्रॉड किया है, इंटेंशन थी रिसीव करने की कि एक लोकल वॉच को इंपोर्टेड वॉच कह के बेचने की कोशिश की है। एक्टिव कंसीलमेंट है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात समझ आई सबको, आगे चल सकता हूं। अब इंपॉर्टेंट बात एक छोटी सी, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। खामोश रहना फ्रॉड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मुझे एक बात बताओ, मैं एक अपनी वही व्हीकल वाली एग्जांपल देता हूं क्योंकि इस मार्केट से व्हीकल मार्केट से समझाना जरा आसान काम है। मैं अपनी एक कार बेचना चाहता हूं, ठीक है जी, ये सामने पड़ी है, आप बायर हैं, शोरूम पे ऐसे ही होता है ना, मैंने एक शोरूम पे रखवाई है, आप में से आप तीनों बायर्स हैं, आप आए हैं, आप यूजुअली एग्जामिन करेंगे और उसके बाद हमारी डील हो जाएगी, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं मेरी व्हीकल की प्राइस है 1 मिलियन, आपने देखा, आपको पसंद आई, आपने कहा ठीक है डील 900 में डील कर लेते हैं, मैंने कहा ठीक है ओके फेयर एनफ 900 में डील कर लो। सपोज मेरी कार जो है वो पेंटेड थी, एक साइड से एक डोर पेंटेड था, मेरी कार का इंजन रिपेयर्ड था बहुत बुरी तरह, ठीक है, मेरी कार हीटअप करती थी, वटएवर कोई और फॉल्ट निकाल लें, मल्टीपल फॉल्ट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं खामोश रहा हूं। देखो शरीयत हमें सिखाती है कि जो सेलर है अपनी प्रोडक्ट में जितने डिफॉल्ट्स हों, जितने फॉल्ट्स हों वो बताए बायर को, ये शरीयत हमें सिखाती है। लेकिन लॉ का शरीयत से कोई लेना देना नहीं। लॉ कहता है कि मैं बीइंग अ सेलर खामोश रहा हूं, मैं चाहे आप खुद देख लो, आपके पास रीजनेबल एग्जामिनेशन का हक मौजूद था। और यूजुअली लोग, अगर आपने इस मार्केट को थोड़ा समझा हो तो लोग अपना मैकेनिक साथ लेकर आते हैं। मैकेनिक भी सपोज नखिद था, बेवकूफ इंसान, जिसको लेकर आए वो महा बेवकूफ, उसको खुद नहीं पता था कि चीजें चेक कैसे करनी है। अज्यूम कर लें आप बड़ा थका हुआ मैकेनिक ले आए, फॉल्ट डिटेक्ट नहीं होते बास टाइम,
बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट नहीं होते, कुछ अर्सा चलाने के बाद समझ आती है ओहो ये इसमें ये फॉल्ट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं खामोश रहा हूं तो क्या मैंने फ्रॉड कमिट किया आपके साथ? आप खरीद के ले गए, आपको हफ्ते बाद समझ आई ओहो इसका तो फ्यूल पंप खराब है, इसका तो ये खराब है, इसका तो वो खराब है, ये तो हीटअप हो जाती है गाड़ी, लेकिन मैं खामोश रहा था। अब बताइए क्या मैंने फ्रॉड किया लॉ की नज़र में? नो, लॉ कहते हैं साइलेंस इज नॉट इक्वल। शरीयत का मैंने कहा ना, जिस तरह लॉ का शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, शरीयत हमें हराम कामों से मना करती है, ठीक है, जबकि टैक्स वाले क्या कहते हैं, हराम कमाए, अच्छा कमा लिया ना तो हमें पैसे दो, इस पर टैक्स दो, ठीक है। जिस तरह आप लोग अक्सर एक चीज़ आसान लफ्ज़ों कहता हूँ, एमनेस्टी स्कीम आपने सुना होगा, अक्सर गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करती है कि अपना काला धन सफ़ेद कर लो, अपना काला माल सफ़ेद कर लो। अक्सर क्रिमिनल्स को ये ऑफ़र दी जा रही होती है, करप्टेड लोगों को, कि आप इतने पैसे टैक्स दो 4% 5% और आप अपना माल साफ़ करा लो। ऐसा होता है तो बेटा वो क्या है, वो हराम का ही तो माल है। अब हराम का माल शरीयत में देखोगे तो मना है, लेकिन अगर हम उसमें आ जाएं, अब लीगली आ जाए, लॉ खुद कह रहा है ठीक है हराम माल हमसे हलाल करा लो, 4% दो हलाल करा लो, छुपाया हुआ है ना तुमने, हलाल करा लो। अब वो यूजुअली ब्राइब मनी होती है, कमीशंस होती हैं, वो चीज़ें हलाल करा लो आप। समझाना ही चाह रहा हूँ, लॉ का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। लॉ यहाँ पे हम पे लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ कहता है खामोश रहना सेलर का फ्रॉड नहीं है अगर सामने वाली पार्टी के पास रीजनेबल एग्जामिनेशन का हक मौजूद है। लेकिन वैसे ही मैंने एक बार पूछ किया सवाल को, अगर रिक्वायरमेंट स्टार्ट करें। ओके, इसका मतलब है कि लॉ की नज़र में साइलेंट रहना सेलर का फ्रॉड नहीं है अगर सामने वाली पार्टी के पास ये राइट मौजूद है। लेकिन अब मैं ज़रा दो बातें करने लगा हूँ। पहली बात, अज्यूम करें, गुड डे बेटे, माज, सपोज अज्यूम करें मैं माज एक थर्ड पर्सन था, ये आया और इसने परचेज करने की कोशिश की, तो फ्रॉड, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। लेकिन व्हाट इफ कि ये माज मेरा कज़न हो, फर्स्ट कज़न हो सपोज। अब माज साहब आए हैं और कार ख़रीदना चाह रहे हैं। अब मुझे बताइए क्या मेरे और माज के दरमियान ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है? ठीक है, एक जिसे हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। ये मुझ पर ट्रस्ट करता है, मैं इसे अगर कह दूंगा ये ले पकड़ कार्ड परफेक्ट है तो ये मेरा बात मान लेगा, मैं खामोश भी रहूं तब भी ये मान लेगा। ऐसी बात समझ आ रही? इसका मतलब ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप के अंदर साइलेंस रही और तुमने कोई फॉल्ट ना बताया तो ये फ्रॉड समझा जाएगा। अब समझ आई बात की? तो पहली चीज मैंने क्या कहा, आपने कहा साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड अगर थर्ड पार्टी के पास रीजनेबल एग्जामिनेशन का राइट मौजूद है। लेकिन साथ ही लॉ ने कहा एक एक्सेप्शन, नंबर 1 ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप। अगर सामने वाली पार्टी तुम पे नाकाब ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, यकीन रखती है, ठीक है, तो फिर जनाब अब तुम्हारे अगर खामोशी इख्तियार की तो तुम्हारी खामोशी फ्रॉड समझी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये दो सिनेरियोस के अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइलेंस फ्रॉड होगा, ये बात समझ आ रही है? दूसरी बात, साइलेंस इज इक्वल टू स्पीक या स्पीच, जो भी कहना चाहो। बेटे वाली बात कि अगर इन्होंने पूछ लिया मुझसे, इन्होंने कहा कि सर मुझे लगता है कि आपकी गाड़ी पेंटेड नहीं है अब इटसेल्फ मेरी खामोशी, या मैं यूं कह दे कि सर अगर तो गाड़ी में कोई नुक्स है तो प्लीज मुझे बता दें, कोई फॉल्ट है तो बता दें, मैं आगे से मुस्कुरा के कह रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मेरी साइलेंस इक्वलेंट है एक्सेप्टेंस के, मैं अफर्मेशन दे रहा हूं इसको अपनी साइलेंस से कि कोई फॉल्ट नहीं है। मेरी बात समझ आई? अब यहां पे खामोशी हाँ के मानों में आ रही है, तो फिर यहां पे अगर तुमने खामोशी इख्तियार की तो फ्रॉड समझा जाएगा। बात समझ आई? अब तो इसका मतलब है खामोश रहना फ्रॉड नहीं है, तुम फैक्ट्स अपनी चीज के नुक्स नहीं बता रहे, कोई मसला नहीं लॉ की नजर में अगर सामने वाले के पास ये इख्तियार मौजूद है रीजनेबल एग्जामिनेशन का, तुमने उसे टाइम दिया है, तुमने उसे देखने का मौका दिया, इंस्पेक्शन का मौका दिया, अब उससे कोई फॉल्ट फाइंड नहीं हुआ, ये उसकी नेग्लिजेंस है, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में हुआ तो तुम्हारा बताना फर्ज है, फिर तुम खामोश रहे तो तुमने फ्रॉड किया। और अगर तुम्हारा खामोश रहना बोलने के मुतरादिफ है और तुम खामोश रहे तो समझ लो तुमने फ्रॉड किया। दोनों बातें समझ आएंगी? चलो अब जरा फिर पढ़ते हैं इस बात को। पहले मैं बंदा कोई कार खरीदने गया, हाँ, तो वो चुप है, अब उसने कोई सवाल नहीं किया कि इसमें कोई और आप मेरे लिए थर्ड पार्टी हो, अननोन हो, हाँ जी,
तो तब ये फ्रॉड नहीं तो होगा। फ्रॉड नहीं है। आप मैंने आपको शोरूम पे खड़ी गाड़ी जो है वो कार जो है वो मैंने ओपन की हुई है, देख लो, अपना मैकेनिक लेके आओ, चेक कर लो, मैं नहीं तुम्हें कुछ बता रहा, तो ये फ्रॉड नहीं है। इसी तरह तो पाकिस्तान में फ्रॉड होता है, और कैसे होता है? ऐसे ही तो कर रहे हैं, और क्या करिए, ये जो कार माफिया है ये ऐसे ही काम कर रही है, और क्या कर रही है, आपको गलत चीजें बेच देती है, और फ्रॉड नहीं है क्योंकि वो बताती नहीं है आपको। और अगर वो सवाल करता है कि भाई इसका इंजन या एसी ठीक है, तो हाँ। वो चुप रहेगा तब फ्रॉड होगा। तब फ्रॉड होगा। अगर वो क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन इस कैटेगरी में कहीं पे आ जाएगा, फिर जवाब में उसे झूठ बोलेगा। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसका इंजन रिपेयर तो नहीं है, आगे से वो बेचारे को मजबूरन कहना पड़ेगा नहीं, और अगर उसने नहीं कहा तो इसका मतलब है इनफैक्ट साइलेंस तोड़नी पड़ेगी उसे, तो क्वेश्चनिंग माइंड तो वैसे ही साइलेंस तोड़ देगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ, वॉइडेबल क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वॉइडेबल कब होगा, जब फ्रॉड होगा। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ consent was damaged by fraudulent silence but aggrieved party had the mean of discovering the truth with ordinary diligence। reasonable inspection करके वो ये fault find कर सकता था। तो जनाब अगर fault find कर सकता था, बेशक उसकी consent damage हुई है, बेशक हमारी साइलेंस से उसका नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान की वजह से, फ्रॉड की वजह से, ये फ्रॉड के ज़मरे में नहीं आता और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ये बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ 1 पॉइंट पढ़ा है, क्लॉज 1 पढ़ाई है, अभी वापस आ जाऊंगा ऊपर। लेकिन जी ऊपर आता हूं जहां से हम चले थे, साइलेंस एज फ्रॉड। मेयर साइलेंस, महज साइलेंस रख लेना रिगार्डिंग फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स के बारे में, that may affect willingness to enter into a contract is not fraud। mere silence, महज साइलेंस फ्रॉड नहीं है unless number 1 where silence is equivalent to speech or the circumstances of the case are such that it is the duty of the person keeping silence to speak, या कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि खामोश रहने वाले की ये ड्यूटी है कि वो बोले। कब? कहता है पार्टी स्टैंड इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप या ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप। तो इसका मतलब ये हुआ साइलेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन अगर ये दो सिनेरियो पेश आए, 1 और 2, क्लॉज ए और बी, तो साइलेंस फ्रॉड समझी जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं कहूं ए और बी क्लॉज क्या कह रही है, साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। हाँ, अगर ये ना हो तो साइलेंस फ्रॉड नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो एग्जाम्पल 24 पढ़ो अब जरा, 24 और 25 and 6, 24, 5 and 6। ओके बेटे, 5, 6 पढ़ें। पहले में फ्रॉड नहीं है, दूसरे में फ्रॉड है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। चलो आगे चलें, 26 में आ जाएं। 26 है ना अगली? इसमें भी फ्रॉड आ गया, इसमें कुछ नहीं बोला उसने। बिल्कुल, साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। ठीक है जी बेटे, आपको भी समझ आ गया? चलें आगे। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट, जी सबने पढ़ लिया तो मैं अगले पे चल रहा हूं जी। इफेक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। किसकी ऑप्शन पे? हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड, जिसको फ्रॉड से डैमेज हुआ है उसकी ऑप्शन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस के हवाले से लिखी हुई है, ये जरा एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझाता हूं, साथ डैमेजेस को थोड़ा सा समझाता हूं, फिर कंक्लूड करेंगे। लें जी, कहते हैं एग्रीव पार्टी may insist that the contract shall be performed and he shall be put in a position in which he would have been if the representation made had been true। अब ये बड़ी प्यारी बात है, ये परफॉर्मेंस के हवाले से है। ठीक है, इसको मैं जरा यूं समझाता हूं। लॉ ये कहता है कि यहां पे एग्रीव पार्टी के बाद चूंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है एक तरह से, तो लॉ ने एक इख्तियार दिया एग्रीव पार्टी को
सपोज अज्यूम करें बेटे ये ए पार्टी है और ये एक बी पार्टी है, ठीक है। ए ने बी को गुड्स डिलीवर करनी थी और बी ने से 5 लाख रुपए देने थे। गुड्स कुछ इस तरह की थी, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये इंपोर्टेड गुड्स थी, ठीक है, और इंपोर्टेड गुड्स का रेट था 50,000 kg एट द रेट ऑफ ₹10, ठीक है जी। तो ये 5 लाख रुपया बन जाता। अगर यही प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हैं, ठीक है जी, मैं लोकल मार्केट में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और लोकल मार्केट की सेल प्राइस है बेटे ₹7 पर kg। थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये केस बनाया। 10 रुपए इंपोर्टेड की बात हुई है ए और बी के दरमियान। ए जो है वो इंपोर्टेड गुड्स डिलीवर करेगा, गुड्स कुछ भी हो सकती हैं, मैंने कहा वही गुड्स अगर लोकल मार्केट से लूं तो 7 रुपए की मिलती है, लेकिन मुझे इंपोर्टेड चाहिए। ए ने बी को, सपोज अज्यूम करें बी पैसे पहले एडवांस दे चुका है, हम एक मामला ही खत्म कर देते हैं, एडवांस दे चुका है, ठीक है जी। अब ए ने गुड्स डिलीवर करनी थी, ए ने क्या किया, ए ने इंपोर्टेड की जगह लोकल गुड्स डिलीवर कर दी। ठीक है जी, क्या कमिट किया उसने, इंपोर्टेड की जगह लोकल डिलीवर की, तो क्या कमिट किया, फ्रॉड, इंटेंशन टू डिसीव, ठीक है। अब एक सिनेरियो ये है कि कौन अग्रीव पार्ट, डिफॉल्ट किसने किया, ए ने, मैं यहां पे लिख देता हूं जी, ये डिफॉल्ट पार्टी है, डिफॉल्टिंग पार्टी, और बेटे ये बी क्या बन गया, एग्रीव पार्टी। तो एक ऑप्शन तो लॉ ने दी हुई है ना कि फ्रॉड कमिट हो गया, तुम्हारी कॉन्सेंट डैमेज हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर बी। एक लॉ ने और इख्तियार दिया बी को, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों के केस में लॉ ने एक इख्तियार और दिया, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, स्यूट फॉर परफॉर्मेंस, ठीक। उसमें क्या करेंगे, उसमें बी कहेगा मुझे उस पोजीशन में वापस ले जाओ जिस पोजीशन में मैं होता अगर तुमने फ्रॉड कमिट ना किया होता। बी क्या कहेगा, बी कहेगा कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा ए को इन्फोर्स करें कि मुझे उस पोजीशन में वापस ले जाए जिस पोजीशन में मैं होता अगर ये डिफॉल्ट कमिट ना हुआ होता। मेरी बात समझ आई है थोड़ी सी, क्या मतलब, बी चाहेगा कि मुझसे ये लोकल गुड्स वापस लो, ए को आप फोर्स करें कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता हूं या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स चाहता हूं, इसे कहे कि मुझे इंपोर्टेड गुड्स डिलीवर करे और लोकल वापस ले ले। या फिर बी तब भी दोबारा इस पोजीशन में आ सकता है अगर बी को कहा जाए कि मैं ठीक है तुम 3 रुपए का रिटर्न ले लो मुझसे। ऐसा है, क्यों 3 रुपए का रिटर्न ले लो, क्योंकि 7 रुपए की तो लोकल है ना, तो 3 रुपए का तुम मुझसे रिटर्न ले लो। सो बी किस पोजीशन में वापस आ जाएगा, जिस पोजीशन में वो होता अगर डिफॉल्ट कमिट ना हुआ होता। सो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, मैं एक सिनेरियो चलो रिमूव कर देता हूं समझाने के लिए। बी का यानी कि इसका मतलब है बी के बाद 2 राइट्स हैं, या तो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कहे, रिसेंड करे और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, गुड्स वापस कर दे, रिस्टोर कर ले अपने बेनिफिट्स, 5 लाख रुपया वापस ले ले। दूसरा सिनेरियो, ए को इन्फोर्स कराए, ए को इंपोज करे, कोर्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करे, या रिक्वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, इंपोज करे, कोर्ट इसको इंपोज करे या इन्फोर्स करे कि ए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, यानी कि बी को उस पोजीशन में वापस ले जाए जिस पोजीशन में वो होता अगर ए ने डिफॉल्ट कमिट, ए ने फ्रॉड कमिट ना किया होता। तो कैसे वापस आएगा बी अपनी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में, अगर उसे इंपोर्टेड गुड्स मिल जाए। तो एक अख्तियार ये भी दे दिया लॉ ने। Is that clear? So कहते हैं aggrieved party may insist that contract shall be performed, कि ये contract perform होगा, and that he shall be put in a position, और मुझे उस position में वापस ले जाओ in which he would have been, जिस position में वो होता if representation made had been true, जब जो representation दी गई थी वो सच साबित होती, यानी डिफॉल्ट कमिट ना करता, जो बात कही थी वही पूरी करता, तो मुझे उस पोजीशन में वापस ले जाओ, यानी इन्फोर्स द परफॉर्मेंस रादर देन कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई है, कुछ पल्ले पड़ी? चलो एग्जाम्पल 27 जरा आप समझो, देखो समझ आती है।
बाकियों को भी समझ आई है? 27 पढ़ लें आराम से पढ़ें। बाबू से कह रहा है कि मुझे वो मेड इन जापान वाली ला के दो। दोनों बातें लिखी ना कि रिसेंड भी कर सकता है और परफॉर्म भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट इन एडिशन टू डैमेजेस। एक मिनट बेटे, कहाँ पे करके आया अरसलान? थर्ड लाइन में जी। अरसलान, मेड इन जापान वॉच बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद आबिद। बेटा आबिद ने क्या किया है जी? आबिद ने बाबर को बताया ना कि ये मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। आबिद नो, क्योंकि मेरे नाम नहीं ज़बानी याद होंगे। आबिद नोज दैट हिज वॉच इज़ मेड इन पाकिस्तान बट टेल्स बाबर दैट। अच्छा, बाबर जब बाबर से झूठ बोल रहा है इसका मतलब है, और बाबर ने अमाउंट पे करके उससे बाय करने हैं। बाबर कमिटेड वन ऑफ हिज क्लाइंट का नाम लिखा बेटे। बाबर आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अरसलान के साथ उसी घड़ी को बेचने का। सो तीन लोगों का उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। नहीं, उसको देने से पहले वो कहता है देखो, बाबर डिस्कवर्ड द फ्रॉड कमिटेड बाय आबिद ऑन डिलीवरी के टाइम के ऊपर उसे पता लग गया। अच्छा, एक चीज यहां पे समझा दूं जो कि आपके कोर्स में नहीं है। परेशान नहीं होना उस बात से कि पता नहीं ये क्या बात की है। सपोज ये देखो, एक पार्टी ने, ये अभी यहां पे कौन था? आबिद ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? बाबर के साथ बेटे, और बाबर के साथ फ्रॉड कमिट किया है। सही है। बाबर अगर सपोज यही वॉच बेच देता किसको? अरसलान को। जरा आप समझेगा बेटे, अगर आबिद ने ये वॉच बेची सपोज 5000 की वॉच, ठीक है, बदले में इसने 5000 दिए, इसने वॉच दे दी, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं यूं, ये इसने 5000 दिए बाबर को, बाबर ने आबिद को, और आबिद ने उसे अपनी वॉच बेच दी। वॉच फ्रॉडुलेंट थी। क्यों? क्योंकि मेड इन पाकिस्तान थी जबकि मेड इन जापान की बात हो रही थी। बाबर ने वही वॉच अरसलान को बेच दी और बदले में उससे कमाए 8000 रुपए। बेचते हुए बाबर को पता चल गया कि ये तो लोकल वॉच है, लेकिन बेचारे अरसलान मासूम था, थर्ड पार्टी इनोसेंट थी, थर्ड पार्टी को नहीं पता चला, वो लेके चलेगी घर। कस्टमर ऐसे ही होता है ना बेचारा, कई दफा मासूम होता है, होलसेलर रिटेलर बेईमान हुए होते हैं, लेकिन कई दफा थर्ड पार्टी कंज्यूमर बेचारा बड़ा मासूम सा होता है। चलो अज्यूम करो ये हो गया, बाबर को पता चल गया कि कहीं फ्रॉड कमिट हुआ है। ऐसे ही है ना कि आबिद ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। अब मुझे बताइए, क्या बाबर केस फाइल कर सकता है आबिद के खिलाफ अगेंस्ट फ्रॉड फॉर डैमेजेस? अगर तुमने, लॉ कहता है कि अगर तुमने 5000 की चीज लेके 8000 की बेचती है, नुकसान ही कोई नहीं हुआ, कोई लॉस ही इनकर नहीं हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, तो फिर तुम्हारे साथ तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ ना एक्चुअली। बात समझ आई है? ये एक एडिशनल एक्सटेंशन है जो कि मैंने आपके पेपर में नहीं है, हिस्से में नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि एक फ्रॉड से जब लॉस ही नहीं हुआ तो फिर वो लॉ की नजर में फ्रॉड ही नहीं है। बात समझ आई? अगर तुम्हें लॉस ही नहीं हुआ तो फिर काहे का फ्रॉड? फिर वो फ्रॉड नहीं है तुम्हारी नजर में, फिर कोई केस नहीं हो सकता फ्रॉड की बेस के ऊपर, कोई कॉन्सेंट डैमेज नहीं, कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुम एक थर्ड पार्टी को बेचारे को महंगी बेच चुके हो, इंजेक्शन लगा चुके हो उसको बेचारे को। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? चलो वापस आता हूं। अब एक और चीज, इसी से लिंक एक जुड़ी एक चीज समझाने लगा हूं। हमने अभी पढ़ा, बस ये लास्ट बातें पढ़े इंशाल्लाह, फिर ये खत्म हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ये पहली बात हमने पढ़ ली कि भाई साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं है अगर सामने वाले के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और चीज खरीदे। एक और बात वो लिख रहा है, कहता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, फ्रॉड हो रहा होगा, फ्रॉड होगा, लेकिन मैं उसे वॉइडेबल नहीं कहूंगा। Fraud did not damage the consent of the party concerned on whom it was practiced. जिस पे अप्लाई किया है, जिसके साथ फ्रॉड कमिट किया है तुमने, वो फ्रॉड की वजह से नहीं फंसा, वो वैसे बेवकूफ है। यानी उसे फ्रॉड ने डैमेज नहीं किया। फ्रॉड डिड नॉट डैमेज द कॉन्सेंट, कॉन्सेंट डैमेज नहीं हुई। हाँ फ्रॉड हो रहा होगा लेकिन कॉन्सेंट डैमेज नहीं हुई। मैं एक एग्जाम्पल इन्हीं की आई कैप की एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
ये देखो, सपोज अज्यूम करो एक कंपनी है और वो फ्रॉडुलेंट कंपनी है, एक फ्रॉडुलेंट कंपनी है। फ्रॉडुलेंट कंपनी का मतलब ये है कि वो कंपनी फ्रॉड कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग, गलत फाइनेंशियल बना रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेक बना रही है या मिसलीडिंग बनाती है, गलत रिजल्ट शो करती है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस उतने होते नहीं जितना शो करती है। थोड़ा सा अवेयरनेस है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इस कंपनी के शेयर मार्केट में मौजूद हैं और मेरे जैसा एक बंदा सलमान साहब कख पढ़ना नहीं आता फाइनेंशियल्स को, कुछ समझ नहीं आती फाइनेंशियल की, बस कोई कह देता है तो शेयर खरीद लेता हूं, कह देता है तो बेच देता हूं। अक्सर लोग पाकिस्तान में आधी अवाम इसी बेसिस के ऊपर, इंट्यूशंस की बेसिस के ऊपर शेयर खरीदती है, बेचती है, डे ट्रेडिंग करती है, जिसे हम डे ट्रेडिंग कहते हैं। डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कंपनी के शेयर खरीदता हूँ बेच देता हूँ, खरीदता हूँ बेच देता हूँ, यही काम लगा हूँ। कोई कह देता है खरीद लो ऊपर चले जाएंगे, शेयर खरीद लेता हूँ, कोई कहता है बेच दो बेच देता हूँ। समझ आ रही है? तो सलमान साहब को अगर शेयर्स मिल रहे हैं और सलमान साहब एक शेयर खरीद रहे हैं कंपनी के, तो क्या सलमान साहब को इस फाइनेंशियल के गलत होने या सही होने से कोई फर्क पड़ता? नहीं। कंपनी फ्रॉड कर रही है, लेकिन क्या मैं इस ट्रांजैक्शन में फंस रहा हूं इस फ्रॉड की वजह से? नहीं। फ्रॉड ने मेरी कॉन्सेंट डैमेज नहीं की, मैं अपनी मर्जी से, ठीक है, आजाद राय के साथ ये शेयर खरीद रहा हूं, कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, कंपनी को से मैं 5 लाख रुपया दिया और 5 लाख के बदले शेयर खरीदे और फिर सारे डूब गए। क्यों? कंपनी ने फ्रॉड किया हुआ था, कंपनी डिफॉल्टर हो गई और 5 लाख डूब गए। मैं कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दूं कि इन्होंने फ्रॉड किया था, मेरी कॉन्सेंट डैमेज थी, सो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। लॉ कहेगा ना 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 ना, क्या तुमने जब ये ट्रांजैक्शन की थी, क्या ये फ्रॉड ने तुम्हारी कॉन्सेंट को डैमेज किया था? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो फाइनेंशियल पढ़नी भी नहीं आती। सो इसका मतलब है फ्रॉड यहां पे मेरे लिए फ्रॉड नहीं है, मेरी नेग्लिजेंस है, मेरी नेग्लिजेंस की वजह से मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूं। सो मैं अपनी नेग्लिजेंस के आड़ में फ्रॉड को डिक्लेयर नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पे फ्रॉड डिड नॉट डैमेज द कंसेंट ऑफ सलमान, ठीक है, ऑन whom इट वॉज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। यहां पे मेरे पे अप्लाई भी अगर हुआ हो तो मेरी कॉन्सेंट डैमेज नहीं हुई, मैंने अपनी मर्जी से अपनी आजाद राय के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया। सो मैं फ्रॉड की आड़ नहीं ले सकता। तो फ्रॉड हो भी रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। बात समझ आई है? चलो जरा एग्जांपल पढ़ो फिर 28 और 29 और फिर ये खत्म करते हैं जी। 28 और 29 बड़े तहम्मुल के साथ समझ के पढ़नी है। किधर बेटे? रिसेंट कैंसिल करना। रिसेंडिंग में बार बार वर्ड यूज नहीं करता कैंसिल करना, कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो आप रिसेंड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। किसमें बेटे? 28 में। कामरान bought a car from Habib for 1.2 million. Habib did not tell that the car was fully repainted. तो ये पहले वाले के हवाले से ना, क्लॉज 1 के हवाले से, कि साइलेंस तो है बट इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। क्यों? क्योंकि कामरान कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो हबीब साइलेंस अमाउंटेड टू फ्रॉड, द रीपेंटिंग ऑफ अ कार कुड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी डिलिजेंस। कि भाई सामने वाली पार्टी यानी हबीब जो है वो रिजनेबल एग्जामिनेशन करके चीज खरीद सकता था, तो वो खामोश भी रहा है तो उसकी खामोशी गुनाह नहीं है। अब दूसरी एग्जांपल जो 29 वो पार्ट क्लॉज 2 के हवाले से है, पढ़ ली?
बाद में पता लगा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिसस्टेटेड है। और भाई तुझे क्या लगे, तू जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था शेयर खरीदने के लिए तब तेरी कॉन्सेंट क्या थी, फ्री थी, वो डैमेज नहीं थी बाय द फ्रॉड। तो अब तू फ्रॉड का सहारा नहीं ले सकता। समझ आ गई जी। तो इसके साथ ही हमारा फ्रॉड कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल मिसरिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सानिता फरमाए और अल्लाह ताला आपको जिसका रिजल्ट आना है अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, जिसका भी आना है अल्लाह ताला कामयाब करे उसको जी। अल्लाह हाफ़िज़।